मरने के बाद कोई भूत क्यों बन जाता है? क्या आपने कभी रात के वीराने में इन्हें महसूस किया है? ऐसी भटकती अतृप्त आत्माओं के चुंगल में फंसे आदमी का क्या हाल होता है? भूखा प्यासा, बदले की भावना लिए, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं मन में लिए मरने वाला शख्स अवश्य ही वो भूत बनकर भटकता है। इंसानी दुनिया के परे भी एक अदृश्य दुनिया है, लेकिन इंसान अपनी लालच, खुदगर्जी और खुद को मॉडर्न दिखाने की होड़ में उस दुनिया से टकराने की नासमझी कर ही लेता है। गांव के सभी लोगों के मना करने के बावजूद भी उस भूता हवेली के नए नए मालिक बने प्रभात और नीलिमा। अपनी पहली रात गुजार रहे थे और अब सोने की तैयारी कर रहे थे। प्रभात इस वक्त नॉवेल पढ़ने में बिजी था और वैसे भी 21st सेंचुरी में प्रभात जैसा एक मॉडर्न बिजनेसमैन ऐसी भूत प्रेत के लॉजिकल बातों पर कहां यकीन करने वाला था। इतनी बड़ी जमीन, वो भी इतने सस्ते दामों में हासिल कर लेने और अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेने के बाद प्रभात को अपनी बिजनेस स्किल्स और कॉन्टैक्ट्स पर गर्व हो रहा था। वीरानगढ़ एक ऐसी श्रापित और मनहूस जगह थी कि जहां के किसान जी तोड़ मेहनत के बाद भी मुट्ठी भर अनाज में अपना घर चलाने को मजबूर थे। अगर फसल अच्छी हो जाती तब भी किसानों के हिस्से में थोड़ा ही आ पाता था, बाकी अपने आप सड़ जाता था या उसमें आग लग जाया करती थी। उस गांव के राज बाहर की दुनिया में उजागर करने वाला आज तक कोई भी सही सलामत बचा नहीं। गांव को लेकर गांव के लोगों का गांव छोड़कर जाने का मतलब भी असमय दर्दनाक मौत को गले लगाना ही था। मिस्टर भारद्वाज उस फैक्ट्री की जमीन के साथ साथ ही अब वीरानगढ़ के उस रहस्यमय हवेली के भी मालिक बन चुके थे। उस हवेली के हर कमरे में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। तलवारें और ढाल दीवारों पर जहां तहां टंगी हुई थी। उसे बनाने में ज्यादातर काले पत्थर का इस्तेमाल हुआ था और लगता था कि वो कोई पुराना राजमहल था। वहां के माहौल में मनहूसियत ही मनहूसियत फैली हुई थी। वो शानदार हवेली जो बरसों से बंद पड़ी थी, किसी शमशान की तरह वीरान लग रही थी। 100 से ज्यादा कमरों वाली उस हवेली में सैकड़ों राज दफन थे। प्रभात, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है? मैंने गांव वालों के मुंह से भूत प्रेत की बातें सुनी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। नीलिमा ने अपने पति से कहा। हंसते हुए प्रभात ने कहा, नीलिमा, तुम कब से इन दक्यानूसी बातों को सच मानने लगी? इस गांव के सभी लोग अजीब हैं, उनकी बात छोड़ो। वी आर मॉडर्न पीपल, एंड हाउ कैन वी बिलीव इन सच सुपरस्टिशंस? हम इन गांव वालों की तरह कम पढ़े लिखे और पिछड़े हुए नहीं हैं। देखो, हमारी फैक्ट्री भी बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट होने को है। हवेली की सफाई भी हो चुकी है। फिर भी तुम क्या बेकार की बातों के पीछे पड़ी हुई हो? क्या तुम मुझे ये नॉवेल पढ़ने दोगी और ये फालतू की बातें सोचना बंद करोगी? आई थिंक यू नीड रेस्ट, ओके? तभी उस भुतहा हवेली के कई सारे दरवाजे एक साथ जोर जोर से बजने लगे। लाइट्स अचानक बंद चालू होने लगे। इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी समझ पाते, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कुत्ते रोने लगे। प्रभात ने अपनी पत्नी नीलिमा को समझाते हुए कुछ कहा। डरने की कोई बात नहीं डार्लिंग, यहां इस तरह की आंधियां चलती रहती हैं और जानवरों की आवाजें आती रहती हैं। लेकिन प्रभात के ऐसा कहते ही उनके कमरे में लगी बड़ी सी पेंडुलम क्लॉक की आवाज उस हवेली में गूंजने लगी। रात के ठीक 12 बज चुके थे। घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद नीलिमा ने देखा कि लाल जोड़ा पहने हुए एक औरत
उसके सामने से बहुत तेजी से गुजरी। क्या यह नीलिमा का वहम था या सचमुच उसे वो औरत दिखाई दी थी? पता नहीं कहां से नीलिमा के गालों पर खून की बूंदें टपकने लगी। अब वो हद से ज्यादा डर चुकी थी। जो भी हो, नीलिमा ने प्रभात को उस औरत और खून की बूंदों के बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल सकी। कमरे में अचानक लाल रंग का धुआं फैलने लगा और अजीब सी चंपा के इत्र की महक आने लगी। प्रभात, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम दोनों को ही यहाँ नहीं आना चाहिए था। घबराई हुई नीलिमा ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा। कमरे का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम होने लगा। ये इत्र की खुशबू और ये धुआं सब कहां से आने लगा? अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नीलिमा ने आगे कहा। हवेली में लगी हुई तस्वीरों के आगे रखी कैंडल्स अचानक से जलने लगी और फिर अचानक प्रभात के हाथ में जो नॉवेल था उसमें भी आग लग गई। ओह गॉड, शिट! प्रभात हड़बड़ाया। अब डर का एहसास प्रभात को भी हो रहा था। कमरे में अचानक कुछ लोगों की जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें एक साथ आने लगी। इससे पहले कि वो दोनों एक्ट कर पाते, उनका वॉकिंग साइज बेड गोल गोल घूमता हुआ ऊपर सीलिंग से जा टकराया और टूट गया। जोर से धड़ाम की आवाज आई। नीलिमा और प्रभात दोनों ही करीब 20 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़े थे। वो दोनों पूरी तरह करा रहे थे। नीलिमा की कमर में चोट आई थी और जबान पर दांत टकराने की वजह से मुंह से खून निकलने लगा था। वहीं प्रभात का हाथ बुरी तरह मुड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ की कोई हड्डी टूट गई थी। उसकी पीठ पर भी चोट आई थी, वो भी पूरी तरह तड़प रहा था। इसी बीच उनके कमरे में रखे फर्नीचर और बाकी चीजें सब एक एक करके हवा में उड़ने लगी। उन दोनों के दर्द से रोने की आवाज के साथ साथ कमरे में कई लोगों की हंसने की आवाजें जोर जोर से गूंजने लगी। ये सब देखकर दोनों की रूह कांप गई और बिना देर किए वे दोनों लड़खड़ाते हुए कमरे के बाहर भागे और दरवाजा खोलते ही बड़े से मकड़ी के जाल में दोनों उलझ गए। नीलिमा और प्रभात मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई हमारी मदद करो, हेल्प हेल्प प्लीज, हेल्प अस। वो लोग इतनी रात में चिल्लाने के अलावा कर भी क्या सकते थे? वीरानगढ़ में मोबाइल नेटवर्क भी बहुत पुअर था, इसलिए वे लोग अपनी आवाज भी बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। प्रभात, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे सिद्धार्थ का क्या होगा? और हमने तो उसे कुछ बताया भी नहीं है। डर से कपकपाती रोती हुई नीलिमा ने अपने पति से कहा, ये सारी बातें बाद में करते हैं नीलिमा, पहले अपनी जान बचाओ और यहां से भागो। प्रभात ने कहा। वे लोग जैसे तैसे उस डरावनी हवेली के बाहर निकले। वहां पर उन्होंने देखा कि सामने गार्डन में सफेद और उजले कपड़े पहने हुए एक लंबे बालों वाली औरत एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए घूम रही थी। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। अरे कोई हमें बचाओ, यहाँ सचमुच भूत है। Somebody please help us! प्रभात भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे पहले कि वो दोनों हवेली छोड़कर बाहर निकल पाते, हवेली का चैनल गेट दोबारा से लॉक हो चुका था। ये सब देखकर नीलिमा और प्रभात का कलेजा मुंह को आ गया था। उनका गला सूख चुका था, वे पसीने से तरपतर हो चुके थे। तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर से अंदर की तरफ घसीटा हो। दोनों की दिल दहलाने वाली आवाज हवेली में गूंज गई और फिर वो आवाज धूमिल होकर शांत हो गई। अगले दिन जब सुबह हवेली का दरवाजा सभी को दोबारा से एक बार बंद दिखाई दिया और प्रभात और नीलिमा भारद्वाज बाहर दिखाई नहीं दिए, तो गांव वालों को बीती रात वहां क्या हुआ होगा इसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी। उनके मैनेजर मिस्टर बजाज के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। वो एक लॉयल और डेडिकेटेड पर्सन थे। उनकी काबिलियत पैसों की मोहताज नहीं थी। उन्होंने प्रभात को मना भी किया था इस हवेली में रहने से,
पर प्रभात नहीं माने। और अब हश्र ये हुआ कि उनका कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। प्रभात और नीलिमा को ढूंढने में गांव में कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। ऐसे में मिस्टर बजाज ने प्रभात और नीलिमा का इकलौता बेटा सिद्धार्थ को खबर करना मुनासिब समझा। सिद्धार्थ एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए दुबई गया हुआ था और पिछले एक हफ्ते से वो वहीं पर था। सिद्धार्थ 23 साल का था, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। वो एक IIT ग्रेजुएट और IIM बेंगलोर से MBA होल्डर था। बचपन से ही उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परमेंट और क्यूरियोसिटी औरों से काफी ज्यादा थी। उसके पेरेंट्स हमेशा से ये चाहते थे कि उनका बेटा अपनी स्टडीज वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में कर सके और एक टॉप का बिजनेस टाइकून बन सके। सिद्धार्थ लगभग वर्ल्ड की 50 कंट्रीज से उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए अपनी उम्र से बड़े लोगों के बीच भी सबसे ज्यादा तारीफ बटोरने वाला शख्स बन गया था। उसके रूरल डेवलपमेंट को लेकर प्रेजेंट किए गए इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था। सिद्धार्थ की मीटिंग ओवर ही हुई थी कि तभी उसके पास मिस्टर बजाज का फोन आया। सिद्धार्थ ने झट से फोन उठाया। हेलो अंकल, कैसे हो? मॉम डैड कैसे हैं? वो बेटा, मिस्टर बजाज हिचकिचाहट से कुछ साफ बोल नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। अंकल, सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने कंसर्न होकर पूछा। सिद्धार्थ, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे कैसे कहूं बेटा, तुम यहां लौट आओ। इतना कहकर मिस्टर बजाज थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। अंकल, आप मेरी बेचैनी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो। आप मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, फोन पर सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। तुम अगर हो सके तो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर दिल्ली वापस लौट आओ। इतना कहकर सिद्धार्थ के मैनेजर मिस्टर बजाज ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मिस्टर बजाज की कॉल डिस्कनेक्ट करके बजाज जैसे ही मुड़ा, अचानक से उसके आगे एक बूढ़ा बाबा आके खड़ा हो गया। वो अजीब गरीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी चेहरे से बहुत गंभीर दिख रहा था, जैसे उसने अपने सीने में कई खौफनाक राज छुपा रखे हो। एक बार तो बजाज उसे देखकर डर गया, पर तभी गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे बाबा आगे, बाबा आगे। मिस्टर बजाज ने समझ लिया था कि ये बूढ़ा इस गांव का सबसे जानकार लोगों में है, जिसे पूरा गांव इज्जत देता है। इससे पहले कि बजाज कुछ पूछ पाता, बूढ़े बाबा ने उसे कहा, उसे यहां मत बुलाओ, एक बार फिर तबाही की आवाज मत दो, सब खत्म हो जाएगा, उसे रोक दो। बजाज ने हैरान होकर पूछा, किसे? बाबा ने कहा, अपने मालिक के इकलौते बेटे को। ये सुनकर बजाज के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ऐसा आप क्यों कह रहे हो बाबा? मैनेजर ने पूछा। इसका जवाब तुम्हें यहां कोई नहीं दे सकता। बस इतना समझ लो कि इस गांव में जो एक बार आया तो वो कभी वापस नहीं जा पाया। हवेली का दरवाजा खुलवाकर तुम्हारे मालिक ने उन ताकतों को फिर से जगा दिया है। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उस बूढ़े बाबा ने कहा, उस पेड़ से टंगी हुई उन तीनों लाशों को देखो। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे मालिक को इस जगह के बारे में बताने की कोशिश की थी। उस ताकत ने आज इनकी भी जान ले ली। एक बड़े से बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उस बूढ़े बाबा ने कहा। उन गार्डन से लटकती लाशों को देखकर बजाज की रूह कांप गई। मानो उसे यकीन हो गया था कि प्रभात और नीलिमा का भी यही हाल हुआ होगा। उसी बीच गांव के एक शख्स ने आकर कहा कि फैक्ट्री में आग लग गई है। सभी गांव वाले हैरान रह गए। सभी के चेहरे पर मातम छा गया।
इतने दिनों बाद तो उन्हें रोजगार मिला था, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हुआ था, अब वो भी खत्म हो गया। इस खबर ने गांव वालों को अंदर तक तोड़कर रख दिया। हर तरफ बस उनकी चीख पुकार सुनाई देने लगी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये तो सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सब क्या हो रहा है? चाहे जो भी हो, मुझे सिद्धार्थ को रोकना ही होगा। सुशील बजाज ने अपने आप से कहा और तुरंत सिद्धार्थ को फोन किया। तभी अचानक से उनका मोबाइल एक स्पार्क के साथ बंद पड़ गया। बजाज ये देखकर डर गया। बूढ़े बाबा ने कहा, अवीशा, अवीशा। बजाज समझ चुका था अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। सिद्धार्थ अगली फ्लाइट पकड़कर रात को भी दुबई से जयपुर आ जाएगा और कल सुबह तक गांव भी पहुंच जाएगा और उसके रोकने के लिए बजाज को गांव के बाहर जाना ही होगा। सुबह होते ही मिस्टर बजाज सिद्धार्थ को रोकने के लिए अपनी कार में निकल चुके थे। फ्लाइट सुबह 3 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। कार के गांव पार करते ही शमशान के पास सड़क किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती हुई कार के सामने अचानक से एक पेड़ की बहुत बड़ी डाल गिर गई। ब्रेक लगने से पहले ही कार उससे टकरा गई। धड़ाम जोरों की आवाज हुई। मिस्टर बजाज का सिर कार की स्टीयरिंग से बहुत जोर से टकराया। उनके सिर से खून की धार निकलने लगी। कार के बाहर निकल पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी अचानक कार के सामने के शीशे पर उन्हें एक बेहद खौफनाक चेहरा दिखाई दिया और डर और दर्द के मारे जोर से चिल्लाए। तभी एक पत्थर आके उनकी कार की खिड़की से टकराया और खिड़की का कांच टूट गया। सामने सिद्धार्थ खड़ा है। अंकल, डोंट वरी, मैं आ गया। सिद्धार्थ गांव के अंदर आ चुका था। उसे पास देखकर मानो बजाज ने स्ट्रगल करना छोड़ दिया और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब क्या होगा? क्या सिद्धार्थ भी उस अनजान शक्ति का शिकार बन जाएगा जिसने उसके माँ बाप को गायब किया है, या फिर सिद्धार्थ अपने माँ बाप को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? आखिर कौन है ये शक्ति जिसने इतने सालों से गांव वालों का जीना हराम कर दिया है? उसके बारे में बातें करने पर लोग मारे क्यों जाते हैं? ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। दिल में खौफ घर करने लगा। उस हवेली का सन्नाटा और मनहूसियत भरा माहौल सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हवेली में दोबारा से सब तरफ घास और झाड़ियां उग चुकी थी। जमीन पर पेड़ों के अनगिनत सूखे हुए पत्ते बिखरे पड़े थे। वह हवेली अब एक फिर से मकड़ी के जालों से ढक चुकी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी अभी अभी कुछ दिन पहले ही उसकी सफाई करवाई गई थी। हवेली के बाहर लगे पुतले बहुत अजीब और डरावने थे। ऐसा लग रहा था वो बेजान नहीं है। उनके हाथों में तलवारें थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे घूर कर देख रहे थे और कभी भी उस पर हमला कर सकते थे। कुछ पुतले टूटे हुए भी थे और उनकी जंग लगी हुई तलवारें जमीन पर पड़ी हुई थी। जैसे तैसे चैनल गेट खोलकर अंदर पहुंचे सिद्धार्थ की नजर हवेली के उस बड़े से बंद दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर बहुत शानदार नक्काशी की गई थी, लेकिन धूल के कारण कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली के सारे दूसरे दरवाजे भी बंद दिखाई दे रहे थे।
जब तक इस हवेली के सारे दरवाजे नहीं खुल जाते तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हो। और शायद ऐसा होने के बाद ही गांव वालों को इस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। सिद्धार्थ के साथ वहां आए उस बूढ़े बाबा ने कहा, बाबा, हवेली के अंदर जाने के लिए उन दरवाजों को खोलने का उपाय तो मैं जरूर ढूंढ ही निकालूंगा। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को एक और बात बताई थी कि उसे इस काम को रात होने से पहले ही करना होगा। रात के अंधेरे में वे बुरी शक्तियां बहुत घातक हो जाया करती थी। सिद्धार्थ ने बारीकी से चारों तरफ से हवेली का मुआयना करना शुरू कर दिया। चैनल गेट के पास हल्दी कुमकुम लगे हुए सूखे नींबू पड़े हुए थे और अजीब सा छोटे छोटे पुतले चैनल गेट पर लगे हुए थे। उनमें कुछ कीले गड़े हुए थे। उस हवेली की बनावट बहुत शानदार लेकिन अजीब थी। पीछे की तरफ जानवरों की कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। कहीं कहीं सूखे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। हवेली के सबसे बड़े दरवाजे पर गौर से देखने के बाद उसे यह महसूस हुआ कि उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर ये अक्षर कैसे आ गए? ये यहां किसने लिखा होगा? इनका क्या मतलब हो सकता है? सिद्धार्थ उन अक्षरों को देखकर हैरान हो गया। उसने एक पत्थर उठाकर उन अक्षरों को ठीक से कुरेदना शुरू कर दिया। उस पर एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिखा हुआ था। सिद्धार्थ को एंशिएंट संस्कृत की इतनी समझ नहीं थी, इसलिए उसने उस गूगल ट्रांसलेटर के जरिए उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसे गूगल ट्रांसलेट कर सकता था और ना ही ठीक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। लेकिन उसे कुछ शब्दों का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, जैसे दरवाजा, पेड़, जड़। सिद्धार्थ कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। वो अंदाजा लगाता है कि उसे किसी पेड़ को अंधेरा होने से पहले ही जड़ से काटना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि वहां आसपास तो बहुत सारे पेड़ थे। इतने सारे पेड़ों में से सेंटेंस के अकॉर्डिंग मुझे किस पेड़ को काटना चाहिए? सिद्धार्थ ने अपने आप से पूछा। उसके ऐसा कहते ही उसके दाहिने तरफ लगा हुआ एक मोटा सा पेड़ अजीब तरह से हिलने लगा। वहां अचानक जोर से हवा चलने लगी और हवा के साथ किसी के गुजरने की आवाज आने लगी। ये सब क्या होने लगा था? इससे पहले कि सिद्धार्थ उस हलचल के पीछे की वजह को समझ पाता, उस पेड़ की एक डाली जोर से हिली और उसने सिद्धार्थ को बहुत जोर से हिट किया। सिद्धार्थ बहुत दूर जाकर गिरा। गिरने की वजह से सिद्धार्थ के सिर पर चोट लग गई थी। उसका माथा घूमने लगा था। वो बूढ़ा आदमी वहां से भागा और सिद्धार्थ से कहा, खुद को बचाओ, खुद को बचाओ। वो कोई आम दरख्त नहीं था, वो सिद्धार्थ के खून का प्यासा था। अचानक इस बदले माहौल की वजह से सिद्धार्थ का दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। वो एक पुराना बरगद का पेड़ था। अपनी डाल से हमला करने के बाद उसने सिद्धार्थ को संभलने का मौका तक नहीं दिया और उसकी जड़ों ने सिद्धार्थ के पैर को जकड़ लिया। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे वहां पड़ी एक जंग लगी तलवार से उसकी जड़ों को काटना शुरू कर दिया, लेकिन घायल होने की वजह से अब उसमें ताकत नहीं रह गई थी और दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। एक बार तो उस पेड़ की जड़ों ने उसके गले को ऐसा कसकर जकड़ लिया कि मानो उसकी जान लेने के बाद ही उसे छोड़ेगी, लेकिन सिद्धार्थ ने हिम्मत नहीं हारी। उस तलवार के एक ही वार से उसने एक बार फिर उस जड़ को काट दिया। जब वो जड़ों से लड़ाई कर रहा था, ठीक उसी वक्त उस पेड़ से एक बहुत मोटी डाल टूटकर उसके ऊपर गिरने लगी। सिद्धार्थ इस बात से अनजान था और ठीक उसी वक्त किसी लड़की ने उसे पकड़कर खींच लिया। वो लड़की कौन थी? किसने ऐन मौके पर सिद्धार्थ की जान बचा ली? कोई लड़की इतनी खौफनाक जगह पर कैसे आ सकती है? और क्या सिद्धार्थ उस जंग लगी तलवार से
उस पेड़ का मुकाबला कर पाएगा? वो इतने मोटे पेड़ को कैसे काटेगा? ऐसी हालत में सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स को कैसे बचा पाएगा? या फिर ये सिद्धार्थ की जिंदगी का आखिरी दिन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ ने जब अपनी मदद करने वाली उस लड़की को देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। एक रेंजर की कॉस्ट्यूम में वो लड़की गजब की लग रही थी। वो जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उसमें उतनी ही गजब की फुर्ती थी। वो उतनी ही स्मार्ट थी। उसके पास एक टूल बैग था। उसने सिद्धार्थ को बचाया और उससे कहा, उस पेड़ का ध्यान अपनी तरफ ही बनाए रखना, मैं कुछ करती हूं। मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तुम जो भी हो, अब मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, सिद्धार्थ ने उस पेड़ से कहा। और तभी उस लड़की ने टूल बैग से एक बोतल निकाली और उसमें से पेट्रोल उस पेड़ की जड़ पर छिड़क दिया। इसके बाद उसने बिना देर किए माचिस निकालकर उस पेड़ में आग लगा दी। पेट्रोल की वजह से आग तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही देर बाद वो पेड़ जलकर धीरे धीरे राख होने लगा। इस तरह से उस पेड़ से सिद्धार्थ की जान बच गई। क्या मैं इस पेड़ से मेरी जान बचाने वाली इस बहादुर और खूबसूरत लड़की का नाम जान सकता हूं? सिद्धार्थ ने उस लड़की से पूछा। मैं हैरान हूं कि अब तक तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त गौरी, उस लड़की ने कहा। सिद्धार्थ गौरी को देखकर बिल्कुल चौंक गया था। बचपन की दोस्त अब जवान हो चुकी थी। सिद्धार्थ इस बात को नहीं जानता था कि उनके मैनेजर मिस्टर बजाज की बेटी उसकी बचपन की फ्रेंड गौरी ही है। जब गौरी को पता चला कि उसके डैडी का एक्सीडेंट हो गया है तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने डैडी के लिए जरूरी मेडिसिन खरीदी और उसने वीरानगढ़ जाने का मन बना लिया। गौरी पहले ही अपने कॉलेज के रिसर्च वर्क के लिए राजस्थान के पुराने महलों के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी। इन दिनों वो जयपुर में ही थी। जब उसे पता चला कि वीरानगढ़ का रास्ता बंद है तो उसने बिना देर किए एक बाइक हायर की और वीरानगढ़ की तरफ निकल गई। क्योंकि गौरी एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट थी, उसके लिए वीरानगढ़ की लोकेशन का पता लगाना बड़ी बात नहीं थी। वीरानगढ़ पहुंचने के बाद जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसे भूता हवेली में उसके पेरेंट्स की खोज में गया हुआ था तो उससे रहा नहीं गया और वो भी वहां चली आई। सिद्धार्थ गौरी से 15 साल बाद मिल रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरी अभी भी उसके सामने थी। उस डरावनी हवेली में इतनी खूबसूरत लड़की का मिल जाना, ये एक खूबसूरत इत्तेफाक ही कहा जा सकता था। सिद्धार्थ को गौरी बहुत पसंद आई। उससे मिलने के बाद वो खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाया। लेकिन एक बात जिसने सिद्धार्थ को बहुत हैरान कर दिया था वो थी कि गौरी को उस पेड़ के बारे में कैसे पता चला और वो उसे बचाने के लिए यहां कैसे आ गई। जब उसने गौरी से इस बारे में पूछा तो गौरी ने उसे बताया कि उसने दरवाजे पर संस्कृत में लिखा हुआ सेंटेंस पढ़ लिया था। गौरी से आगे बात करने पर सिद्धार्थ को पता चला कि वो देश के सबसे बड़े आर्कियोलॉजी कॉलेज से आर्कियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। यही कारण था कि उसे एंशिएंट संस्कृत की इतनी बढ़िया जानकारी थी कि उसने दरवाजे पर लिखी चीजों को इतनी जल्दी समझ लिया। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा कि वो उसके उस हवेली में गायब हुए पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहती थी। गौरी, तुम मेरी दोस्त होने के नाते मेरी मदद करना चाहती हो, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि भूतों और आत्माओं से है। यहाँ की अतृप्त आत्माएं खून की प्यासी है, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। सिद्धार्थ के इस मिशन पर उसका मुकाबला अभी अभी सामने आए उस भूता पेड़ से भी ज्यादा खतरनाक कई चीजों से होने वाला था। उस हवेली पर काली शक्तियों का कब्जा था। चाहे जो हो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ
और इस भूता हवेली के तमाम रहस्यों को मैं भी जानना चाहती हूँ। जवाब में गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, उस मोटे पेड़ के जल जाने के बाद हवेली के पहले बड़े दरवाजे की पहेली सुलझ चुकी थी। इसके बाद धक्का देने पर वो दरवाजा खुल गया। उस पुराने दरवाजे के खुलने पर एक अजीब सी डरावनी आवाज थी। गौरी और सिद्धार्थ के साथ उस बूढ़े बाबा ने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के बारे में एक सच ये भी था कि वहां दिन के वक्त गए लोगों की जान तो नहीं गई थी, लेकिन या तो वो लोग पागल हो चुके थे या मौत से बदतर जिंदगी जी रहे थे। सिद्धार्थ और गौरी दोनों को ही इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो लोग इस बात से अनजान थे। लेकिन ये सच्चाई वो बूढ़ा बाबा जानता था। जैसे ही वे लोग अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस हवेली में बहुत सारे दरवाजे हैं और वो भी सभी बंद पड़े हैं। वह हवेली अंदर से किसी महल की तरह जगमगा रही थी। अंदर से सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अंदर बहुत ज्यादा सन्नाटा था। ये सब देखकर उन तीनों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उन्हें महसूस हुआ कि शायद हर एक दरवाजे के खुलने के बाद अंदर का नजारा ऐसे ही खूबसूरत नजारे में तब्दील हो जाता होगा। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उस वक्त वो अंदर की खामोशी बहुत अजीब थी। वे तीनों अपने दिल की धड़कन को भी सुन सकते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस हवेली के बाहर इतना ज्यादा मनहूसियत हो, वो अंदर से इतनी शांति और सुंदर कैसे हो सकती है? गौरी ने कहा। गौरी के ऐसा कहते ही उसकी आवाज वहां जोर जोर से गूंजने लगी। हवेली में लगे तमाम शीशे जोरदार आवाज के साथ टूटने लगे। खुद को बचाओ, नीचे बैठ जाओ, सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा। कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। ये कहते हुए एक औरत की आवाज वहां गूंजने लगी। ये कैसी आवाज है सिद्धार्थ? अब हमारा क्या होगा? गौरी ने सहमी हुई आवाज में सिद्धार्थ से कहा। गौरी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहां पर बहुत खतरा है, सिद्धार्थ ने कहा। डरो मत, हमारे डरने से इन काली ताकतों को बढ़ावा मिलता है, उस बूढ़े बाबा ने कहा। इसके बाद वहां पर जोर जोर से किसी औरत की हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी उस बूढ़े बाबा ने उसके कुर्ते में से कुछ सरसों के दाने निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें वहां आसपास फेंक दिया। उनके ऐसा करते ही सब कुछ दोबारा वापस शांत हो गया। इसके बाद उनकी नजर ठीक सामने वाले दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर हल्दी कुमकुम के बने पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। पहले ही की तरह इस दरवाजे पर भी कुछ लिखा हुआ था, जो कि अभी साफ नहीं दिख रहा था। वे लोग उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद गौरी ने अपने टूल बैग में से एक ब्रश और एक लिक्विड निकाला। उस लिक्विड को छिड़कने के बाद उसने उस ब्रश से दरवाजे को साफ करना शुरू किया। गौरी के उस दरवाजे को छूते ही वो दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे उस दरवाजे को पीछे से कोई जोर जोर से ठोक रहा हो। उसके पीछे से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी और दरवाजे के पीछे से खून निकलता हुआ दिखाई देने लगा। इसे देखकर उन तीनों ने डर कर अपने कदम पीछे हटा लिए। इसके बाद जब वहां कुछ देर कुछ भी नहीं हुआ, तो हिम्मत करके वो तीनों दोबारा आगे बढ़े। गौरी ने जब उस दरवाजे को साफ किया तो उन्हें वहां दोबारा संस्कृत भाषा में लिखे हुए कुछ शब्द दिखाई दिए। वहां पर लिखे उस सेंटेंस को उसने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को समझाना शुरू किया। दरवाजे के ऊपर की पेंटिंग अभी है अधूरी, तोड़कर मिट्टी, जलाकर छत, कर दो उसको पूरी। ये कैसी अजीब पहेली है। कोई भला मिट्टी को कैसे तोड़ सकता है? दरवाजा भी कांप ही रहा था। उस पर लटका ताला जोर जोर से बज रहा था। जैसे ही उसे पढ़ने के बाद गौरी ने ऊपर की तरफ देखा, एक बड़ी सी पेंटिंग ऊपर से उसके सर पर गिरी। लेकिन खुशकिस्मती से वो गौरी के सर पर ना गिर के गौरी के पैरों पर गिरी। वो एक पतले काले पत्थर पर बनी हुई पेंटिंग
जिस पर लड़की की खूबसूरत फ्रेम लगी हुई थी। ओह गॉड, बहुत दर्द हो रहा है, कोई जल्दी से इसे मेरे पैर से हटाओ, दर्द से कराहते हुए गौरी ने कहा। गौरी, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, सिद्धार्थ ने उस पेंटिंग को हटाते हुए कहा। हालांकि गौरी को दाहिने पैर के अंगूठे पर थोड़ी चोट आई थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे से गौरी को घबराहट और दर्द की वजह से चक्कर आने लगा और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। सिद्धार्थ और बूढ़ा बाबा दोनों भी घबरा गए। सिद्धार्थ ने गौरी को सहारा दिया तो गौरी ने उसे बताया कि उन्हें आगे क्या करना है। गौरी ने बताया कि उस सेंटेंस में एक क्लू दिया गया है, उसमें एक टूटी हुई पेंटिंग का जिक्र है। मुझे लगता है शायद ये वही पेंटिंग है, ये हमारे लिए एक हिंट है, गौरी ने कहा। गौरी के पैर में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन वे तीनों मिलकर इस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगे। गौरी, तुम्हारी बात सही है, लगता है यही वो पेंटिंग है जिसका कोना टूटा हुआ है, मतलब वो अधूरी ही है और काले पत्थर से बनी है, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन उस पहेली में लिखी बाकी बातें बहुत अजीब है, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तोड़कर मिट्टी, जलाकर छत, कर दो उसको पूरी, आखिर कोई छत को कैसे जला सकता है और मिट्टी को कैसे तोड़ा जा सकता है? सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले इस पेंटिंग में दिखाई दे रही जगह को तलाश करना होगा, शायद वही हमें कोई क्लू मिल जाए। उस पेंटिंग में एक पहाड़ था और उसके नीचे फैला हुआ सूखे घास का मैदान। जब उन लोगों ने उस पेंटिंग के बारे में सच का पता लगाया और वे उसे गौर से देख ही रहे थे, तभी उस पेंटिंग में से एकदम से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आने लगे। वो चमगादड़ उन तीनों लोगों पर अपने पंजे और चोंच से हमला करने लगे। गौरी, अपने आप को बचाओ, सिद्धार्थ ने कहा। बूढ़े बाबा ने कहा, अरे जल्दी यहां से भागो, नहीं तो ये चमगादड़ हमें नोच खाएंगे। जल्दी से दीवार पर लगी वो मशाल उठाओ और उनमें आग लगाओ, ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और आग से हम इनका मुकाबला भी कर सकते हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ वहां रखी मशालों को जला पाता, वे चमगादड़ मेन डोर के सामने इकट्ठा होने लगे। वहीं हॉल में एक बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ था जिसकी रस्सी नीचे लटक रही थी। सिद्धार्थ को लगा कि शायद इससे काम बन जाए और बिना देर किए वो उस घंटे को जोर जोर से बजाने लगा। घंटे के जोर से बजते ही सारे चमगादड़ हवेली के ऊपर की एक खिड़की से न जाने कहां गायब हो गए। बाबा, क्या आप इस पहाड़ के बारे में कुछ जानते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, गांव के बाहर दक्षिण की तरफ लगभग 3 किलोमीटर दूर ऐसा ही एक पहाड़ मौजूद है और वहां ऐसा ही घास का मैदान भी है। मुझे लगता है हमें बिना देर किए वहां पर पहुंचना चाहिए, बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। वे तीनों ही उस क्लू को लेकर बहुत हैरान परेशान थे। उस पहाड़ की तरफ बढ़ते वक्त वे लोग मन ही मन सोच रहे थे कि उस पहेली में लिखी हुई वो सारी बातें कैसे संभव हो सकती है। जैसे कि वे लोग उस पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक किसान की झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है, बस सूखी हुई घास ही फैली हुई थी। उस किसान की झोपड़ी बांस और घास की बनी हुई थी। वे लोग हैरान थे कि क्या उन्हें वो पूरा का पूरा पहाड़ खोदना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता था? वहां तो कहीं मिट्टी का नामो निशान भी नहीं था। तो फिर वो लोग मिट्टी को तोड़ते कैसे? उस पहाड़ पर तो पत्थर की चट्टानें ही थी। अब कैसे करेंगे वे तीनों इस मिशन को पूरा? और अगर मिशन पूरा नहीं हो पाया तो क्या होगा सिद्धार्थ के मम्मी डैडी का? मिशन को पूरा करने में उनके सामने और कौन कौन सी परेशानियां आएगी? क्या बिना किसी नुकसान के वे तीनों ये काम पूरा कर पाएंगे? आप सुनते रहिए।
वे तीनों रात होने से पहले उस पहाड़ पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे क्लूलेस थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो वे लोग वहां बनी झोपड़ी के पास जाने लगे। तुम दोनों इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लो कि यहां पर कदम कदम पर खतरा है। रात होने को है, बुरी शक्तियां और भी बलवान हो जाएंगी। वीरानगढ़ में अपने राज कभी किसी से नहीं कहना। यहाँ काली शक्तियां कभी इंसान बनकर तो कभी पक्षी या जानवर का रूप बदलकर हमारे इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। पहले भी लोगों के साथ यहाँ ऐसे कई खतरनाक हादसे हो चुके हैं। रात का सन्नाटा इनके लिए वरदान होता है, और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि इनका ज्यादातर शरीर वही शख्स होता है जो या तो इनके बारे में हमेशा सोचते रहता है या जिसे इनसे डर लगता है। उस बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ और गौरी से कहा, लगता है उस झोपड़ी में कोई रहता है, वहां रोशनी है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर दे। गौरी ने कहा, एक और बात गांठ बांध लो, किसी भी अनजान चीज को मुझसे पूछे बिना हाथ नहीं लगाना, और चाहे जो हो, जब तक मैं इशारा ना करूं किसी का भी दिया हुआ कुछ मत खाना। वीरानगढ़ की बुरी आत्माएं तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश भी कर सकती हैं। बूढ़े बाबा ने आगे बताया, शाम ढलने को थी और रात होने वाली थी। वीरानगढ़ के लिहाज से ये वक्त बेहद खतरनाक था। वे तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि पहाड़ पर अपनी पहेली को कैसे सुलझाएं। मुझे लगता है रात होने से पहले हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम इस जगह से जल्दी लौट जाएं। हम अपना काम कल सुबह आकर भी कर सकते हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। इसी बीच वहां का माहौल अचानक से बदलने लगा। तेज आंधियां चलने लगी, रेत के बवंडर उठने लगे। एक तो वीरानगढ़ की वीरानी, उस पर से ये जोरदार आंधियां। वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को सहारा देते हुए पहाड़ पर आगे बढ़ने लगे। आंखों में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रेत उड़कर आंखों में आ रही थी। उस किसान की झोपड़ी से उन लोगों की दूरी 200 मीटर से ज्यादा नहीं रह गई थी, लेकिन उन पर वो 200 मीटर 2 किलोमीटर से भी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। तभी बारिश भी होने लगी। अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। बाबा, इससे पहले कि बारिश हमें भिगो दे, हमें उस झोपड़ी तक पहुंच जाना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। वे लोग जाकर उस झोपड़ी के मुंडेर के बाहर खड़े हो गए। ये देखकर कि उसकी झोपड़ी के बाहर कोई आया है, वो झोपड़ी का मालिक बाहर निकला। बाबा, आप लोग यहां कैसे? आपको तो पता होगा कि वीरानगढ़ में रात में घूमना मौत को दावत देने जैसा है। वैसे आपके साथ ये दोनों बच्चे कौन हैं? उस किसान ने बूढ़े बाबा से कहा। वो किसान एक अधेड़ उम्र का शख्स था। उसकी झोपड़ी में एक खाट बिछी हुई थी। उसके बोरिए बिस्तर और खाने पीने के सामान के अलावा वहां और कुछ भी नहीं था। भाई, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े बाबा ने पूछा। बाबा, वीरानगढ़ में ऐसा कौन होगा जो आपको नहीं पहचानता होगा? दरअसल मैं यहाँ कुछ साल पहले ही आया था। मेरा नाम रतन सिंह है। उस किसान ने बूढ़े बाबा को जवाब देते हुए कहा। अंकल, आप यहाँ गांव से इतनी दूर अकेले कैसे रह लेते हो? क्या आपको डर नहीं लगता? यहाँ तो दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी का नामो निशान तक नहीं है। फिर आप
खेती करते कहाँ हो? सिद्धार्थ ने पूछा। बारिश में भीग क्यों रहे हैं? पहले अंदर आ जाओ। उस किसान ने कहा, बेटा, मेरा खेत यहां से साफ दिखाई देता है और जिसने अपनी जिंदगी खौफ के साए में बिताई हो उसे डर और कितना सताएगा। आप लोग यहां क्यों आए हो? आपने अब तक जवाब नहीं दिया। उस किसान ने पूछा। वीरानगढ़ में किसी का भी यकीन कर लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन बाबा के इशारे को समझकर वे लोग अंदर चले गए। बाबा, हम लोग यहाँ पर अपनी कुछ पढ़ाई के काम से आए थे। क्योंकि इस जगह पर खतरा बहुत है, इसलिए बूढ़े बाबा हमारे साथ यहाँ हमें पहाड़ दिखाने लाए थे। और फिर अचानक बारिश होने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, देखिए, अब काफी रात हो चुकी है। बाबा, आपको तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। लगता है ये दोनों बच्चे इस वीरानगढ़ से अनजान हैं। मैं चाहता हूं कि आप तीनों मेरी छोटी सी झोपड़ी में ही आज रात गुजार लें। उस किसान रतन सिंह ने उन लोगों से कहा, सिद्धार्थ, इनका कहना सही है। रात के वक्त वीरानगढ़ में सिर्फ मौत ही बाहर निकलती है। बूढ़े बाबा ने कहा, बाबा, आप क्या 1 मिनट मेरे साथ आएंगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के साथ उस जगह से थोड़ी दूर जाते हुए पूछा, बाबा, क्या आपको ये किसान कुछ अजीब नहीं लग रहा है? यहां तो दूर दूर तक कोई खेत भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इसने अपनी झोपड़ी यहां क्यों बना रखी है? यहां दूर दूर तक पानी का कोई जरिया भी नहीं है और गांव भी यहां से काफी दूर है। आखिर ये यहां रह क्यों रहा होगा? सिद्धार्थ ने बाबा से पूछा। तुम्हारी बात तो सही है। मैं खुद इस इलाके में इतने सालों से आता रहा हूं। कई बार मैं इस पहाड़ पर भी चढ़ा हूं, लेकिन पहले तो यहां पर ऐसी कोई झोपड़ी नहीं हुआ करती थी। और इससे भी अजीब बात तो यह है कि यह आदमी मुझे पहचानता है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था और ये नाम भी नहीं सुना। हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। बूढ़े बाबा ने उस किसान पर शक जताते हुए कहा। जब सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों गौरी और उस किसान से दूर हटकर बात कर रहे थे, उस दौरान वो किसान गौरी से बातें कर रहा था। बेटी, तुम दोनों को पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, फिर बूढ़े बाबा के साथ तुम लोग इस वक्त यहाँ इस पहाड़ पर क्यों भटक रहे हो? उस किसान ने गौरी से पूछा। गौरी बस जवाब देने ही वाली थी कि उसे बूढ़े बाबा की बताई गई बात याद आ गई कि उन्हें पहले अपने राज किसी को नहीं बताने हैं। कुछ नहीं अंकल, हम दोनों तो कॉलेज स्टूडेंट हैं, बस यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आए थे, तो मन में ख्याल आया तो पूछ लिया। गौरी ने उस आदमी को चालाकी से जवाब दिया। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि घूमने फिरने के लिए ये अच्छी जगह नहीं है? लोग कहते हैं कि ये वीरानगढ़ एक मनहूस जगह है, यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। रतन सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन हम लोग नए जमाने के लोग हैं, हम इन सारी चीजों पर इतना ज्यादा मानते नहीं हैं। गौरी ने जवाब में कहा, लेकिन तुम्हें सब चीजों को मानना चाहिए। अगर संसार में भगवान है तो शैतान भी है, अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी ताकतें भी हैं। क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता? ये वीरानगढ़ का अंधेरा ना जाने कितने लोगों की जिंदगी निकल चुका है। उस आदमी ने गौरी से कहा, हाँ, ये सब कुछ सही भी हो सकता है, पर हमें डर नहीं लगता। गौरी ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लाते हुए जवाब दिया। गौरी को उस किसान का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था और उसकी आंखों का रंग बहुत अजीब था। उसके चेहरे पर
बहुत सारे गड्ढे थे। उसकी आवाज बहुत हार्श थी। उस झोपड़ी में हिरण के सिंग और कुछ जानवरों की स्किन लटकी हुई थी। वहां बिजली नहीं थी और 2 लालटेन लटके हुए थे। गौरी मन ही मन सोच रही थी, ये इंसान नहीं लगता है, ये पक्का कोई भूत है। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमें जल्दी वापस उस झोपड़ी में चलना चाहिए। गौरी वहां पर उस आदमी के साथ अकेली है, बूढ़े बाबा ने कहा। जिस वक्त वे दोनों वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह किसान गौरी को अपनी बातों में लगाकर उससे उनके वहां आने का राज उगलवाना चाह रहा था। चलो बच्चों, अब तुम लोग बूढ़े बाबा के साथ यहाँ पर आए हो और जब रात यहीं गुजारने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देता हूँ। उस किसान ने कहा, लेकिन हमें तो भूख नहीं लगी है, बस रात भर यहाँ रुक जाएं, फिर सुबह होते ही हम लोग निकल जाएंगे। गौरी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यह भी ठीक है बेटा, आप बड़े लोग हो और मेरे जैसे गरीब किसान के यहाँ पर भला कुछ क्यों खाने लगे। उस किसान ने उदास होते हुए कहा। बूढ़े बाबा उस जगह के जानकार थे। उन्हें पता था कि कब, कहां और कैसे किसके साथ बर्ताव करना है। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हमें सचमुच ज्यादा भूख नहीं है, बूढ़े बाबा ने कहा। ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही खा लेना, रतन सिंह ने कहा। चलो ठीक है, जाओ भाई, जो है पका कर ले आओ, हम मिल बैठकर खा लेंगे, बूढ़े बाबा ने उस किसान से कहा। जब वो किसान खाना पकाने के लिए अंदर गया तो बूढ़े बाबा ने गौरी और सिद्धार्थ को कहा कि वे थाली में परोसा हुआ पूरा खाना ना खाए, थोड़ा खाना थाली में ही छोड़ दे, जिससे उन पर काली शक्तियों का असर नहीं हो पाएगा। किसान रतन सिंह ने उन तीनों को खाना परोसा और खुद भी खाने लगा। उसे खाना खाते देख बाबा को उसके भूत होने पर यकीन होने लगा। बाबा ने धीरे से अपने कुर्ते से सरसों के दाने निकाले और उस झोपड़ी में इधर उधर फेंक दिए। रतन सिंह ने आगे कहा, ये लीजिए, आप लोगों का बिस्तर और एक दूसरी खाट भी भीतर है, आप उसे भी ले लीजिए, मैं आज नीचे ही सो जाऊंगा। आज की रात उन तीनों पर फिर से बहुत भारी पड़ने वाली थी। हवेली में भूत का होना तो उन्हें पता था, लेकिन अभी वो जिस झोपड़ी में थे वहां मौजूद वो शख्स कौन था, उन्हें अभी भी नहीं पता था। डर के मारे तीनों रात भर सो नहीं सके। जब सुबह तक उनके साथ कोई भी हादसा पेश नहीं आया तो वो समझ गए कि वो किसान एक आम इंसान था। वो तीनों ने चैन की सांस ली। बाबा, लगता है हम लोग उस पहेली को भी नहीं सुलझा पाएंगे, चलिए हम गांव में वापस चलते हैं, गौरी ने कहा। सुबह होते ही वे तीनों वहां से वापस लौटने ही वाले थे कि किसान रतन सिंह ने उनसे कहा, देखिए बुरा न माने तो मुझे लगता है कि आप लोग किसी चीज को ढूंढते हुए यहाँ आए थे और आपको शायद नहीं मिली है। मैं हूं तो बहुत गरीब, लेकिन हो सके तो मुझे बताइएगा, अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं। अब उन लोगों को उस किसान पर यकीन होने लगा था। वो दरअसल बात ऐसी है कि हमें मिट्टी तोड़नी है और छत जलानी है। इसके पीछे की वजह तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन बस ऐसा समझ लीजिए कि इससे वीरानगढ़ का भला होगा। आप हमारी मदद जरूर कर सकते हो। सिद्धार्थ ने कहा, इसमें भला मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मेरे पास तो मिट्टी के नाम पर बस एक घड़ा है और छत के नाम पर बस मेरी झोपड़ी। आप चाहो तो इस घड़े को तोड़ दो और इस झोपड़ी को आग लगा दो। उस किसान ने कहा, नहीं भाई, हम आपकी चीजों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बूढ़े बाबा ने कहा, देखिए, पहली बार मेरे सामने किसी ने कहा है कि वो वीरानगढ़ का भला कर सकता है।
अगर ऐसा हो सकता है तो आप बेशक मेरी झोपड़ी जला सकते हैं। किसान रतन सिंह ने कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब हमारी फैक्ट्री का काम दोबारा से शुरू होगा तो मैं आपको वहां पर अच्छी नौकरी दूंगा और आपकी झोपड़ी के बदले में आप हमारी फैक्ट्री के कॉटेज में हमेशा के लिए रह सकते हो। आप आज ही हमारे साथ चलिएगा। सिद्धार्थ ने किसान रतन सिंह से कहा, अब तक तो वहां पर कोई भी अनहोनी नहीं हुई थी, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला था, या नियति ने कुछ और भी लिख रखा था? सिद्धार्थ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम जल्दी से झोपड़ी में आग लगा दो और उस घड़े को तोड़ दो, बूढ़े बाबा ने कहा। सिद्धार्थ ने तुरंत उस झोपड़ी में आग लगाकर उस मटके को भी तोड़ दिया। पहली सुलझनी बाकी थी। उस तस्वीर को पूरा करने के लिए वहां से एक पत्थर के टुकड़े को भी उठा कर ले जाना था। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाते, अचानक से आसमान काला होने लगा और जोर जोर से एक अजीब से जानवर की आवाजें आने लगी। सिद्धार्थ ने बिना देर किए वहां से एक काले पत्थर के टुकड़े को उठाया, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने उस पत्थर को हाथ लगाया, उस पत्थर के नीचे से एक छोटी सी खतरनाक छिपकली निकली, जो कि उनके देखते ही देखते बड़ी होने लगी। अचानक कुछ सेकंड्स में वो छिपकली मगरमच्छ के बराबर हो गई और उन लोगों पर हमला करने लगी। यहां से जल्दी भागो, ये वही शैतान है, बूढ़े बाबा ने कहा। वे लोग भागने लगे, लेकिन वो किसान उस छिपकली के हमले से नहीं बच पाया और उसने उस किसान को जिंदा ही चबा लिया। सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़ा और वो तीनों वहां से भागने लगे। वे लोग वहां से हवेली की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन उस छिपकली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे लोग घबराए हुए थे और पसीने से तरबतर होते जा रहे थे। एक बार तो बूढ़े बाबा उस छिपकली का निवाला बनते बनते बचे। आखिरकार वे लोग हवेली के अंदर पहुंच ही गए थे, लेकिन उन सब के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सिद्धार्थ, तस्वीर में जहां पहाड़ टूटा है, जल्दी से उस पत्थर को लगाओ, हाँफते हुए गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ के उस तस्वीर के टूटे हुए हिस्से पर वो काला पत्थर का टुकड़ा लगाया। उस तस्वीर में एक जबरदस्त रोशनी दिखाई दी। रोशनी के शांत होते ही वे चमगादड़, जो पहले गायब हो गए थे, दोबारा आकर तस्वीर में समाने लगे। उन लोगों के देखते ही देखते वो तस्वीर उड़कर वापस उसी जगह पर टंग गई। पहली पूरी हो चुकी थी और अगले दरवाजा का ताला खुद ब खुद खुल चुका था। बिना देर किए सिद्धार्थ ने उस दरवाजे को धक्का दिया और वे लोग उस कमरे के अंदर गए। अंदर का माहौल देखते ही वे तीनों हक्के बक्के रह गए। तो आखिर उस दूसरे दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था? क्या सिद्धार्थ के मम्मी डैडी उसे दिखाई दिए थे? क्या अंदर का नजारा बहुत खौफनाक था, या अंदर कोई भूत था, या कोई नया खतरा उन लोगों का इंतजार कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए। उस कमरे को अंदर से देखते ही उन सब की आंखें जगमगा गई। इतनी पुरानी हवेली होने के बावजूद भी उस हवेली का वो कमरा किसी राजमहल के दरबार खास की तरह लग रहा था। वहां अंदर से बहुत कुछ आलीशान था। कमरे में चारों तरफ लगे हुए खंभों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। शानदार नीले रंग का मखमली कालीन बिछा हुआ था, जिस पर धूल का नामो निशान नहीं था। छत पर वैसा ही बड़ा सा झूमर लटका हुआ था। उसमें मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे के सारे लाइट्स जगमगा रहे थे। वहां पर लगी तस्वीरों में कुछ तस्वीरें जानवरों की थी, कुछ इंसानों की, लेकिन जिस तरीके से वो तस्वीरें लगाई गई थी उनमें खास बात थी। ये भयानक से दिख रहे बड़ी मूंछों वाले आदमी की तस्वीर के बाजू में शेर और भालू की तस्वीरें लगी हुई थी, और उस कमरे में एक खूबसूरत औरत की भी तस्वीर थी। उसके आसपास हिरन और मोर की तस्वीरें लगी हुई थी। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि
उस औरत की तस्वीर में वो शादी के लाल जोड़े में थी। पुराने जमाने में 3D स्टाइल में बनी वो एक जीती जागती औरत लग रही थी। उसने बहुत सारे खूबसूरत गहने पहने हुए थे और 16 श्रृंगार किया हुआ था। उसके माथे पर सुर्ख लाल बिंदी और मांग में सिंदूर लगा हुआ था। गले में बड़ा सा मंगलसूत्र और सोने का हार था। हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, पैरों में घुंघरू वाली पायल, अलता और घुटनों के नीचे तक लंबे काले बालों में खूबसूरत गजरा पहनी हुई वो औरत किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी तस्वीर पर लाल फूलों की एक बड़ी और लंबी सी माला लटक रही थी। उसके हाथों में एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें लोबान जलती हुई दिखाई दे रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस कमरे में भी लोबान की ही खुशबू आ रही थी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा का तो ध्यान इस तरफ नहीं गया, लेकिन उस तस्वीर के इस अजीब पहलू पर गौरी ने जरूर ध्यान दिया था। वो बस टकटकी लगाकर उस तस्वीर को ही घूरती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस तस्वीर में ही समा जाएगी। वो कमरा भी हवेली के बाकी कमरों की तरह बहुत बड़ा था। जब वे तीनों आगे बढ़ने लगे तो उनके कदमों की आहट उस कमरे में गूंजने लगी। इस बात पर उन तीनों ने गौर किया और वे लोग एक साथ उसी जगह पर खड़े हो गए जहां वे लोग इस वक्त थे। लेकिन उनके रुक जाने के बाद भी कदमों की आहट उस कमरे में बंद नहीं हुई थी। तो क्या वहां पर उन तीनों के अलावा कोई और भी उनके साथ चल रहा था? क्या हवेली का कोई भूत वहां पर भी मौजूद था? शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो पूरी की पूरी हवेली ही भूता थी। न जाने कितनी भटकती आत्माएं वहां पर कैद थीं। अचानक हवेली में एक मदहोश कर देने वाला रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। उसे सुनकर सिद्धार्थ और गौरी अपना होश खोने लगे। सिद्धार्थ टकटकी लगाकर सिर्फ गौरी को ही देखने लगा। उस बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से सिद्धार्थ को गौरी और भी खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ को लग रहा था कि उसने आज तक गौरी की जितनी खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके कदम खुद ब खुद गौरी के करीब बढ़ने लगे। लेकिन कहां से आया था ये म्यूजिक और सिद्धार्थ के मन में एक शायद इतनी प्रबल कैसी हो गई? इससे पहले कि उन्हें कुछ दिखाई देता, गौरी उस तस्वीर की तरफ आगे बढ़ने लगी। बाबा, लगता है गौरी को उस तस्वीर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। सिद्धार्थ, उसे जल्दी रोको। उसे उस तस्वीर की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैंने तुम दोनों से कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें किसी भी अनजान चीज को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह खतरनाक हो सकता है। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा। सिद्धार्थ दौड़कर आगे बढ़ा और उसने गौरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस तस्वीर ने गौरी को ऑलरेडी अपनी तरफ खींच लिया था और सिद्धार्थ ने बस अपने 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि वो अचानक हवा में उड़ गया और बहुत जोर से अपने पीछे की दीवार पर टकरा गया। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने उठाकर उस दीवार पर दी मारा हो। सिद्धार्थ के सिर से खून आने लगा और उसकी कलाई भी मुड़ गई थी। दर्द से तड़पने लगा। उसके बाद वहां किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी, लेकिन उस आवाज से जहां सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा की धड़कनें बढ़ गई थी, वहीं गौरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बूढ़े बाबा दौड़कर सिद्धार्थ के पास गए, लेकिन गौरी को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से खिंची जा रही थी। और जैसे ही गौरी ने उस तस्वीर के गले में लटके लाल फूलों की माला को हाथ लगाया, ऐसा लगा जैसे गौरी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। उससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस झटके की वजह से कपकपाकर गौरी वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो गई। बूढ़े बाबा की मदद से जैसे तैसे सिद्धार्थ उठा और गौरी के पास पहुंचा। बाबा, गौरी को क्या हो गया? और उस तस्वीर की माला छूते ही ऐसा क्यों हुआ? सिद्धार्थ, इन सब बातों को करने का अभी कोई फायदा नहीं है। हमें
जल्दी से जल्दी इस अभिमंत्रित पानी का गौरी पर छिड़काव करना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है, बाबा ने कहा। लेकिन बाबा, इतना कहकर सिद्धार्थ रुक गया। सिद्धार्थ, लेकिन कुछ नहीं, चलो जल्दी इस पानी का छिड़काव करते हैं और गौरी को लेकर इस जगह से निकलते हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। बाबा की गौरी के ऊपर पानी का छिड़काव करते ही एक झटके से गौरी उठकर बैठ गई। वो उस झटके की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। बाबा, ये क्या? आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? मैं जमीन पर क्या कर रही हूं और मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? गौरी ने हैरान होते हुए पूछा। कुछ नहीं गौरी, चलो हमें गांव में वापस लौटना है, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन सिद्धार्थ, हम ऐसे नहीं जा सकते। हमें अंकल और आंटी के बारे में पता लगाना है। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है। वे लोग न जाने किस हाल में होंगे, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। हम यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। हमें तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ तो पता लगाना ही होगा। हम सब यहां अपनी जान की बाजी लगाकर इसीलिए आए हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पिछले 2 दिनों में गौरी के साथ 2 बार हादसे हो चुके हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिए गौरी की जान दांव पर नहीं लगा सकता, सिद्धार्थ ने कहा। जब वो तीनों लोग वहां से जाने या रुकने के बारे में बात कर रहे थे, उसी बीच वहां पर एक उल्लू उड़कर अंदर आ गया। रोशनी की वजह से उल्लू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो इधर उधर टकराने लगा। वे तीनों लोग उस उल्लू की हरकत को गौर से देखने लगे और तभी वो उल्लू आवाज करता हुआ जाकर एक टेबल पर बैठ गया और वहां बैठते ही वो थोड़ा तड़पने लगा और खुद ब खुद मर गया। ये देखकर सिद्धार्थ दौड़कर टेबल के पास पहुंचा तो वो उल्लू उन सब के सामने एक ही पल में राख हो चुका था। लेकिन सिद्धार्थ को उसी टेबल पर उसके डैडी की फेवरेट रोलेक्स वॉच दिखाई दी। बाबा, ये देखिए, ये मेरे डैडी की ही घड़ी है। इसका मतलब वे लोग यहीं कहीं पास में हैं, सिद्धार्थ ने कहा। उन लोगों के पास सिद्धार्थ के पेरेंट्स के गायब होने के बाद यह पहली बार था जब उन लोगों को कोई क्लू मिला था। सूखे कुएं की राख में जब हो चांद का उजियारा, फूल को करके धूल, मिलेगा आगे गलियारा। गौरी ने टेबल पर लिखी बात को पढ़ा। सिद्धार्थ, देखो, इस टेबल पर हमारे लिए अगली पहेली लिखी है। मैं इस पहेली को समझ चुकी हूं। तुम उसे कागज पर लिख लो या इमेज क्लिक कर लो। हो सकता है ये हमें अंकल आंटी तक पहुंचा दे, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ गौरी की इंटेलिजेंस का भी कायल होते जा रहा था। वो तो उसे बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसके मम्मी डैडी के ढूंढने के लिए जिस तरह से गौरी अपनी जान की बाजी लगा रही थी, उससे वो सचमुच उसका दीवाना होते जा रहा था। इन हालतों में सिद्धार्थ अपने प्यार का इजहार करता भी तो कैसे? जैसे सिद्धार्थ की हवेली में आने की खबर को सुनकर किसी भी बात की परवाह किए बिना गौरी वहां दौड़ी चली आई थी। उससे सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौरी के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स थी। सिद्धार्थ ने इस बारे में गौरी से सवाल भी किया था, लेकिन गौरी ने बार बार उसके वहां आने और सिद्धार्थ की जान बचाने को लेकर एक ही वजह बताई थी कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो बस अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रही थी। हमें अब और ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमने बिना सोचे समझे आज ही यहाँ पर आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा यही होगा कि हम जल्दी से यहाँ से गांव में वापस चले जाएं, बूढ़े बाबा ने कहा। सिद्धार्थ, बाबा सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मेरे पैर पर लगी चोट से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, गौरी ने कहा। सिद्धार्थ ने भी इस बात को समझा और वे तीनों हवेली से बाहर निकले। हवेली के बाहर एक बड़ा अजीब सा माहौल था। चारों तरफ अजीब सा धुआं फैला हुआ था, लेकिन उन लोगों को इन छोटी मोटी परेशानियों की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो जल्द से जल्द बस वहां से बाहर निकलना था। वे तीनों जब सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिस्टर बजाज को होश आ चुका है। हालांकि वो अभी भी
बिस्तर पर ही लेटे हुए थे, लेकिन अब वो पहले से बेहतर थे। गौरी, तुम यहाँ कब आई? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? और अगर तुम यहाँ पहले ही आ गई थी तो अभी तुम कहां से आ रही हो? मिस्टर बजाज ने सवालों की बारिश करते हुए गौरी से पूछा। डैडी, एक्चुअली मैंने आपके मोबाइल पर कॉल किया था। मुझे जब से आप वीरानगढ़ आए थे तब से आपकी चिंता हो रही थी। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट स्टूडेंट हूं। मैंने इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत सुना और पढ़ा भी था, लेकिन उन किताबों में सिर्फ इतना ही लिखा था कि ये एक रहस्यमय जगह है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में पता लगाने की हिम्मत गवर्नमेंट एजेंसीज में तय नहीं है। गौरी ने कहा। लेकिन गौरी, मेरे पास तो तुम्हारा फोन आया ही नहीं, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, मैंने जब फोन किया था तब तो उस वक्त आप पहले ही उस एक्सीडेंट का शिकार हो चुके थे और मेरे बार बार फोन करने पर सिद्धार्थ ने फोन को पिक किया था। गौरी ने अपनी डैडी को बताया। सिद्धार्थ बेटा, मैं जानता हूं कि आपके पेरेंट्स के हमारे परिवार पर बहुत सारे एहसान हैं, लेकिन फिर भी गौरी मेरी इकलौती बेटी है। तुम्हें गौरी को यहां नहीं बुलाना चाहिए था, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, सिद्धार्थ ने मुझे यहां आने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। उसने तो मुझे आपकी हालत के बारे में बताया ही नहीं था। उसने तो मुझे यह भी कहा था कि उस वक्त उस पेड़ के गिरने की वजह से वीरानगढ़ का रास्ता बंद हो चुका था। मैं आपको इस कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं चली आई, गौरी ने कहा। गौरी बेटा, यह जगह श्रापित है। यहां एक बार जो आ गया वो दोबारा जिंदा वापस नहीं लौट सकता। यहां सचमुच इतना खतरा होगा? मैं भी इससे अनजान था। अब हम तीनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। भगवान जाने आगे क्या होगा, मिस्टर बजाज ने गौरी से कहा। डैडी, मुझे यहां आकर पता चला कि यहां की भूता हवेली में सिद्धार्थ के पेरेंट्स कहीं लापता हो गए हैं और सिद्धार्थ उन्हें ढूंढने गया है। मैं सिद्धार्थ को वहां अकेले कैसे छोड़ सकती थी? आखिर वो मेरे बचपन का दोस्त है। तुम यहां आ गई हो, ये एक सच्चाई है, लेकिन मैं तुम्हें उस हवेली में दोबारा जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम यहीं मेरे पास रहोगी। हम कोशिश करेंगे कि हमें बाहर से कोई मदद मिल जाए, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, जितनी जल्दी आप हकीकत को समझ लें उतना ही अच्छा होगा कि इस वीरानगढ़ में बाहर से कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। इस जगह से पहले ही बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके। सिद्धार्थ ने भी अपने पेरेंट्स के खोने की खबर इस एरिया के पुलिस सुपरिटेंडेंट को पहले ही दे दी थी, लेकिन अब तक यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ से निकलने का रास्ता उस हवेली से होकर ही गुजरता है। हम वैसे भी यहाँ पर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। मुझे सिद्धार्थ के साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा, गौरी ने कहा। लेकिन इतना कहकर मिस्टर बजाज रुक गए। क्या मिस्टर बजाज वीरानगढ़ के बारे में कुछ खुलासा करना चाहते थे? क्या उन्हें उस रात कुछ और पता चला था? क्या वो गौरी को सिद्धार्थ का साथ देने की परमिशन दे देंगे? क्या बाहर से कोई उन लोगों की मदद करने के लिए वहां आएगा? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी।